हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने हाजिर हैं चैप्टर नंबर 2 लेकर, जिसका नाम है सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग। सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग का मतलब होता है कि हम एक जैसे ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट, बैलेंस शीट का जो वैल्यू है वैसे ही इसका वैल्यू है, क्योंकि ये मतलब बता रहा हूं मैं कि हमें एक यूनिट की कॉस्ट निकालनी है, उसका सेलिंग प्राइस निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। और इसका नाम सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग इसलिए है क्योंकि जनरली हम लोग एक ही टाइप का प्रोडक्ट बनाते हैं और आउटपुट करते हैं उसकी बल्क में, तो हम उसकी एक यूनिट की कॉस्ट निकालना चाहते हैं। ये लगभग हर चैप्टर में अपनी टांग अड़ाएगा, तो आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए। कई बार स्टूडेंट कहते हैं कि अलग से एग्जाम में ये चैप्टर में से बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन क्योंकि ये हर चैप्टर में यूज होता है तो आपको बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है और समझना है। इसके अंदर हम तीन चीजें पढ़ने वाले हैं: कॉस्ट शीट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट और प्रोडक्शन। बाद में मैं ये सारी चीजें रिपीट भी कर दूंगा। कॉस्ट शीट मींस हम एक ऐसी शीट बनाएंगे जिसमें कॉस्ट का ब्रेकअप होगा। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, उसमें भी सेम ब्रेकअप होगा, बस डिफरेंस ही होगा कि वहां पर हम लोग पर यूनिट का कॉलम नहीं बनाएंगे कि पर यूनिट कॉस्ट क्या आ रही है, जबकि कॉस्ट शीट में हम पर यूनिट कॉस्ट भी निकालेंगे। एक प्रोडक्शन अकाउंट बनाएंगे, वो टी फॉर्म में अकाउंट के टाइप में हम इस कॉस्ट शीट को कन्वर्ट करेंगे। तो यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग वो मेथड है जो पर यूनिट कॉस्ट निकालता है। ये मेथड को हम यूनिट कॉस्टिंग कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक यूनिट आइडेंटिकल है, सारी यूनिट्स एक जैसी हैं। मेथड को हम सिंगल कॉस्टिंग भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर एक ही स्टेज में माल बन जाता है, एक ही ऑपरेशन होता है, अलग अलग ऑपरेशन नहीं है। इसे आउटपुट कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हम कंसर्न सिंगल आर्टिकल लार्ज स्केल पर बना रहा है। तो हम लोगों ने ये देखा इसका नाम क्यों है, एग्जाम्पल है इसके अलग अलग, जैसे ब्रिक वर्क है, ईंट बन रही है तो हजारों लाखों ईंटें एक साथ बन रही हैं। पेपर मिल्स है तो वहां पर पेपर बन रहा है एक जैसा। मिल्क डेयरी से मिल्क बन रहा है, शुगर मिल में शुगर एक जैसी बन रही है, सीमेंट इंडस्ट्री में सीमेंट एक जैसा बन रहा है। तो वो हमारी सारी बातचीत हो जाती है। डेफिनेशंस, डेफिनेशन में सिंगल और आउटपुट कॉस्ट सिस्टम इज यूज्ड इन बिजनेस वेयर ए स्टैंडर्ड प्रोडक्ट इज टर्न आउट। एक ही प्रोडक्ट बनता है और उसकी जो कॉस्ट पर यूनिट हम निकालते हैं, ठीक है। इसके बाद है एक और डेफिनेशन जहां पर लिखा है प्रोडक्शन कॉस्ट अकाउंटिंग या यूनिट कॉस्ट अकाउंटिंग। वो मेथड है जहां पर हम एक यूनिट की कॉस्ट निकालते हैं। ये वहां पर अप्लाई होती है जहां पर कंटिन्यूसली हमारा काम होता रहता है और एक ही टाइप की हम चीजें बनाते रहते हैं। कुछ नाम हैं जो आपको पता चलेंगे, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम पर मीटर के हिसाब से कॉस्टिंग कैलकुलेट करते हैं। ब्रिक इंडस्ट्री में पर 1000 ब्रिक्स के हिसाब से। मिल्क इंडस्ट्री में लीटर के हिसाब से। पेपर इंडस्ट्री में रिम के हिसाब से। शुगर इंडस्ट्री में क्विंटल या पर बैग, ऐसे हम निकालते हैं। बात थी हमारी कॉस्ट शीट जो हम बनाएंगे। कॉस्ट शीट में और स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में क्या फर्क है? कॉस्ट शीट में हम टोटल अमाउंट का कॉलम बनाएंगे, साथ ही साथ कॉस्ट पर यूनिट का कॉलम भी बनाएंगे, जबकि स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में ऐसा नहीं होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट में अकाउंट में भी ऐसा नहीं होगा। तो कॉस्ट शीट ऐसी शीट है जहां पर हम ब्रेकअप दिखाएंगे अपनी कॉस्ट का अलग अलग। कॉस्ट शीट एक स्टेटमेंट है जो हमें बताएगी डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ टोटल कॉस्ट। ये जनरली हमें बताती है कि हमारी कॉस्ट पर यूनिट क्या आ रही है और टोटल कॉस्ट क्या आ रहा है। इन अदर वर्ड्स कॉस्ट शीट एक डॉक्यूमेंट है जो हमें बताता है कि पर यूनिट कॉस्ट कैसे आ रही है और उसे डिटेल में हम दिखाते हैं। कॉस्ट शीट हमें प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट, ऐसा ब्रेकअप अलग अलग चीजों का हमें दिखाती है, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है कॉस्ट शीट की? एक डॉक्यूमेंट है जो हमें बताता है डिटेल्ड कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट पर यूनिट के बारे में। ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्पस सॉल्व करती है, जैसे कि इससे हमें पर यूनिट और टोटल कॉस्ट दोनों पता चल जाती है, कॉस्ट का ब्रेकअप हमें पता चल जाता है और हमें पता चल जाता है कि क्या क्या ब्रेकअप में कितना कितना पार्ट है अलग अलग टाइप की कॉस्ट का। ये हेल्प करता है कंपेयर करने में, दो पीरियड की कॉस्ट को पिछले साल से इस साल को हम कंपेयर भी कर सकते हैं। स्पेसिमेन ऑफ कॉस्ट शीट मैं आपको तीन टाइप में बताने वाला हूं: शॉर्ट, मीडियम एंड एक्सप्लेनेटरी लार्ज स्केल पे।
वैसे तो हम एक ही टाइप का जनरली कॉस्ट शीट का फॉर्मेट पढ़ते हैं, लेकिन आपको डिटेल पता चल जाए उसके लिए मैं आपको 3 टाइप से बार बार अलग अलग टाइप का कॉस्ट शीट बताने वाला हूँ। एक, जब हमें डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी होती। दूसरा, जब हमें थोड़ी डिटेल इंफॉर्मेशन ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की जानकारी दे रखी है। तीसरा, एक एक चीज डिटेल बहुत ज्यादा दे रखी है। तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सबसे पहले कॉस्ट शीट के फॉर्मेट बनाने से पहले मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ कि हम ये क्यों बना रहे हैं, रीजन क्या है। बच्चों, हम ये चाहते हैं कि हमें पता चल सके कि हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है और कौन सी स्टेज पर कॉस्ट आ रही है, किस जगह कितनी कॉस्ट आ रही है, फैक्ट्री में कितना खर्चा आ रहा है, ऑफिस का कितना एक्सपेंस है, सेलिंग का कितना एक्सपेंस है। तो हम अलग अलग फंक्शन के हिसाब से अपनी कॉस्ट को अलग अलग हिस्से में डिवाइड कर देते हैं और उसके बाद हम उसे एक शीट में प्रेजेंट करते हैं जिसका नाम है कॉस्ट शीट। ये फॉर्मेट आपको अच्छे से घोट के पी जाना है, क्योंकि ये फॉर्मेट आपको हमेशा याद होना चाहिए। हमने पिछले चैप्टर में जो थ्योरी का चैप्टर था वहां पढ़ा था एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसे हमने बोला था प्राइम कॉस्ट। देखें, आप एक फॉर्मेट डालिएगा, जब भी कॉस्ट शीट बनाएंगे तो आप लिखेंगे उस पर कॉस्ट शीट और कौन से पीरियड के लिए बना रहे हैं, फॉर द 1 मंथ है, 1 ईयर है, हाफ ईयरली है, क्वार्टर है, और कितना आउटपुट है वहां। और चाहे तो हम सेल्स यूनिट भी लिख सकते हैं अगर आउटपुट और सेल्स यूनिट अलग अलग हैं तो। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, या डायरेक्ट मटेरियल का मतलब क्या है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, जो होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। मैं यहां पर लिख देता हूं डिटेल में। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का क्या मतलब है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का मतलब है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस नेट परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल प्लस कैरेज इनवर्ड in respect of purchases minus closing stock of raw material। तो हमारे पास आ जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हम यहाँ लिखेंगे और इसको आउटपुट की यूनिट से डिवाइड कर देंगे ताकि हमें ये पता चल सके कि एक यूनिट की कॉस्ट क्या आ रही है। तो सबसे पहला काम क्या करना हमने, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड लिखना है। इसके बाद आता है डायरेक्ट वेजेस, जिसे हम लेबर भी बोलते हैं। ये पेड भी आती है और आउटस्टैंडिंग भी ऐड हो जाती है इसमें, टोटल पेमेंट और आउटस्टैंडिंग टोटल कॉस्ट आ जाती है। इसे भी हम आउटपुट की यूनिट से डिवाइड करके कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेते हैं। अब हमारे पास है थर्ड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस है रिलेटेड टू परचेजिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, जैसे रॉयल्टी वगैरह है, तो वो भी आ जाएगा, उसे भी हम आउटपुट से डिवाइड कर देंगे। तो इस डायरेक्ट कॉस्ट को हम नाम देते हैं प्राइम कॉस्ट का, और इस प्राइम कॉस्ट को डिवाइड कर देते हैं आउटपुट से, और फिर हम इसको ऐड भी करके देख लेते हैं, इनको ऐड करके, और ये मिलाकर एक जैसा आना चाहिए। जैसे सपोज हमने इन सबको ऐड करा तो इन सबका टोटल आना चाहिए और इसको टोटल अमाउंट को डिवाइड करके भी आना चाहिए, तो हमारा मैच हो जाएगा। ये है डायरेक्ट कॉस्ट। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट की, जिसे हम ओवरहेड बोलते हैं। पहले क्या होती है, मैंने एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में बताया था, दोबारा रिपीट कर रहा हूं बच्चों। हमारी कॉस्ट दो टाइप की होती है, एक होती है डायरेक्ट कॉस्ट, एक होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट को प्राइम कॉस्ट बोलते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट को ओवरहेड बोलते हैं। ओवरहेड कितने पार्ट्स में डिवाइडेड था, जल्दी से बताओ, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ये 3 पार्ट में डिवाइडेड था, अगर आपको याद हो। तो सबसे पहले क्या आएगा, वर्क ओवरहेड, जिसे हम फैक्ट्री ओवरहेड भी बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी बोलते हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड भी बोलते हैं। ये आ जाएगा, इसे भी आउटपुट से डिवाइड कर देंगे। या तो ये एब्सोल्यूट अमाउंट में दिया होता है बच्चों में कि फैक्ट्री ओवरहेड 10,000 है, 20,000 है, या कई बार ये हमें बता रखा होता है ऐसे परसेंटेज कि फैक्ट्री ओवरहेड 10% ऑफ वेजेस है, 50% ऑफ वेजेस है, 100% ऑफ वेजेस है। तो हम क्या करेंगे, वेजेस का 10, 20, 50, 100 जो भी परसेंटेज है वो लगा देंगे। तो अगर हमें
सीधा सीधा अमाउंट एब्सोल्यूट नहीं दिया और कोई लिंक दिया है कि इसके बेस पे कैलकुलेट करना है, तो वैसे भी कैलकुलेट कर लेंगे। इसे ऐड करके क्या आएगा, फैक्ट्री कॉस्ट, जिसे हम आउटपुट से डिवाइड कर देंगे। अब हमें इतनी इंपॉर्टेंट बात समझनी है कि आप लोगों को आगे जाकर पूरे चैप्टर में कहीं कंफ्यूजन ना हो, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिए ऑफिस ओवरहेड के बारे में। ऑफिस ओवरहेड वैसे तो ये फिक्स्ड होते हैं अमाउंट में, लगभग 100% ये ज्यादातर फिक्स्ड होते हैं, क्योंकि ऑफिस का जो भी एक्सपेंस होता है उसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना होता नहीं है। मैं यहां कुछ और बात बताने वाला हूं आपको। मैं यहां आपको बताने वाला हूं कि ऑफिस ओवरहेड, कुछ लोग इसे लिखते हैं विद सेलिंग एक्सपेंस और नॉट पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसे प्रोडक्शन का पार्ट नहीं बनाते, नॉट इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक में इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। बच्चों याद करो, आप लोगों फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या ऑफिस के एक्सपेंस लिखते हैं? बिल्कुल भी नहीं। उसे कहां लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और स्टॉक कहां लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट की आइटम्स आती हैं, फैक्ट्री एक्सपेंस आते हैं, क्योंकि फैक्ट्री एक्सपेंस हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी ऑफिस ओवरहेड स्टॉक के अंदर नहीं आते। ये बात क्लियर है? तो इसी वजह से यहां पर भी यही अप्रोच अपनाई जाए कि हम लोग ऑफिस एक्सपेंसेस को ना लें स्टॉक की वैल्यू के अंदर। ठीक है, तो हम लोग इसे इंक्लूड ना करें और इसे सेलिंग एक्सपेंस के साथ जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऐसे ही इसे भी हम कॉस्ट शीट में बाद में लिखें। ये अप्रोच इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, मतलब सीए का इंस्टीट्यूट, यही अप्रोच फॉलो करता है और कुछ इंटरनेशनल बॉडीज भी ये फॉलो करती हैं। लेकिन अब आ रहा है कहानी में ट्विस्ट, और वो क्या है? वो ये है कि इसको लिखा जाए इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इस वजह से ऑफिस ओवरहेड विल बी इंक्लूडेड इन स्टॉक। स्टॉक के अंदर ये इंक्लूड हो जाएंगे और जब भी हम वैल्यूएशन करेंगे स्टॉक की, उसके अंदर आएगी और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बनेंगे। जबकि हमारा प्रोडक्शन से ऑफिस ओवरहेड का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ऐसा 90% लोग करते हैं। सीएस का इंस्टीट्यूट, सीएमए, कई जगह बहुत सारे ऑथर्स, बीकॉम में, एमकॉम में, ज्यादातर जगह ये वाली अप्रोच फॉलो की जाती है। क्योंकि हम ये वाली फॉलो कर रहे हैं अप्रोच 90% जगह, और यहाँ केवल सीए का इंस्टीट्यूट फॉलो कर रहा है या कुछ और लोग ऐसा फॉलो कर रहे हैं, तो अब हमारे सामने बहुत समस्या है कि हम इसे क्वेश्चन में कैसे करें। तो इसका एक इलाज मैंने ये निकाला है कि अगर आप सीए के स्टूडेंट हैं तो आप हमेशा ये वाली अप्रोच अपनाइए और इसे हमेशा हमेशा स्टॉक के बाद में लिखें, जब तक कि क्वेश्चन में ये ना कह रखा हो कि हमारे ऑफिस ओवरहेड प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो आपको करना क्या है, अगर केवल लिखा है सीए के स्टूडेंट हैं आप और लिखा है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, बस ये लिखा है और कुछ नहीं लिखा, तो आपको क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को विद सेलिंग एक्सपेंस लिखना है। ठीक है, अब अगर ऐसा कुछ लिखा है कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ऐसा कुछ लिखा है, तभी हम इस रास्ते पर चलेंगे जहां पर 90% लोग चलते हैं। अब मैं बात करता हूं कि अगर आप स्टूडेंट हैं
CS, CMA, BCom वगैरह, या अभी तक तो नहीं है लेकिन हो सकता है कि 2, 4, 6 महीने में या साल भर में वो भी चेंज कर लें। CS इंस्टीट्यूट, CMA इंस्टीट्यूट या BCom की बुक में भी धीरे धीरे चेंज हो जाए और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को वो सेलिंग एक्सपेंसेस के साथ CA इंस्टीट्यूट की तरह लिखने लग जाए, तब तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आप देखिए आपके स्टडी मटेरियल में, आपकी बुक्स में उसका क्या ट्रीटमेंट हो रहा है। इन केस उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बनाया जाता है तो आप भी बनाइए, हमेशा बनाइए। वहां पर क्वेश्चन में लिखा है केवल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, तो भी आप उसे मानिए इट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन का पार्ट बनाइए उसको। तो अब बाकी के चैप्टर में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मैं क्वेश्चन में चाहे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बनाऊं, चाहे ना बनाऊं, उसे सेलिंग ओवरहेड के साथ लिखूं, आपके मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपको अपने एग्जाम के हिसाब से इसको करना है, क्योंकि जो सीए कर रहा है स्टूडेंट वो बीकॉम भी तो कर रहा है, सीएस भी तो कर रहा है, सीएस स्टूडेंट भी कर रहा है बीकॉम, सीएमए स्टूडेंट भी कर रहा है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। आप अपना एग्जाम में बिल्कुल टेंशन फ्री होकर जाइए। सीए के स्टूडेंट है तो इसे आप कभी भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं बनाएंगे, जैसा P&L में होता है वैसा करेंगे, सेलिंग ओवरहेड के साथ में लिखेंगे। ठीक है, ये बात अब आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, ये बात बीच में मैं बार बार बताऊंगा भी आपको। तो मैंने क्या करा, ऑफिस ऑन कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन लिख दिया। ये सीए के लिए रिलेटेड टू प्रोडक्शन लिखा है, लेकिन अगर आप नॉन सीए स्टूडेंट है ये, और आप अपने स्टडी मटेरियल में चेक कर लीजिए, बुक में चेक कर लीजिए, इन केस वो हमेशा यहाँ पर आता है, चाहे रिलेटेड टू प्रोडक्शन लिखा हो ना लिखा हो, तो आप यहीं लिखिए उसको। इसे भी आउटपुट से डिवाइड करेंगे तो इसे आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या ऑफिस कॉस्ट। सेल्स यूनिट से डिवाइड कर देंगे, यहाँ तो सेल्स यूनिट और आउटपुट सेम है क्योंकि ये शॉर्ट है, शॉर्ट फॉर्मेट है। यहाँ पर हमने एज्यूम करा है कोई क्लोजिंग कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं है। इसके बाद में अभी हम पढ़ेंगे वहां पर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक होगा, तो वहां पर कैसे कैसे होगा वो डिटेल आपके पास आ जाएगी। अब ऑफिस ओवरहेड यहाँ पर फिलहाल सीए के लिए है, ये सीए के लिए, और ये किन के लिए है, ये अदर देन सीए। सीए के अलावा और स्टूडेंट है तो आपको यहीं लिखना है, हमेशा यहीं लिखना है। सीए के स्टूडेंट है तो उन्हें हमेशा यहां लिखना है, until unless otherwise stated in क्वेश्चन। क्लियर? तो यहां पर हम लिख देंगे सेलिंग एक्सपेंस लिख देंगे, उसे सेल यूनिट से डिवाइड कर देंगे, जो टोटल आएगा उसे बोलेंगे कॉस्ट ऑफ सेल, उसे भी हम सेल्स यूनिट से डिवाइड करेंगे। फिर हम लिखेंगे प्रॉफिट, और सेल आ जाएगा, सेल यूनिट से डिवाइड करेंगे। कभी कभी हम लोगों को सेल्स नहीं दे रखी होती तो हम प्रॉफिट ऐड करके कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर देते हैं, सेल आ जाता है। कभी कभी हमें सेल दे रखी होती है तो हम बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट निकाल लेते हैं। स्पेसिमेन ऑफ कॉस्ट शीट, अब ये भी हमने देखा है शॉर्टकट, जिसके अंदर हम लोगों ने कोई ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की बात नहीं करी, सीधा मटेरियल लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बाद प्राइम कॉस्ट ले लिया, फैक्ट्री ओवरहेड लेकर फैक्ट्री कॉस्ट आ गया, ऑफिस ओवरहेड सेलिंग ओवरहेड लेके कॉस्ट ऑफ सेल प्लस प्रॉफिट तो सेल आ गया। अब हम इसी को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। इसके अंदर हम लोगों को ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी दिया होगा, तो हम लोग रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड लिखेंगे। पहले हमने पिछले फॉर्मेट में केवल मटेरियल देखा था, अब हम मटेरियल कंज्यूम निकालना सीखेंगे। तो मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस कैरेज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो हमारा क्या आ जाएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, इसे हम आउटपुट से डिवाइड कर देंगे। इसके बाद डायरेक्ट वेजेस जो हमने पहले सीखा था, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने पहले सीखा था, तो क्या आ जाएगा, प्राइम कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड ये नई चीज है, न्यू है हमारे पास, वर्क इन प्रोग्रेस। क्या होता है वर्क इन प्रोग्रेस, हमने काम करना शुरू किया लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो क्या वो इस साल सेल हो जाएगा,
नहीं। तो क्या वो सेल की कॉस्ट में आना चाहिए? नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमें सेल से कंपेयर करना है, कॉस्ट ऑफ सेल और प्रॉफिट निकालना है। और ये वर्क इन प्रोग्रेस तो बना ही नहीं, तो बिका ही नहीं, क्योंकि ये नहीं बिका है, सेल नहीं हुआ है, तो इसे कॉस्ट में नहीं आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक WIP माइनस कर देंगे, क्योंकि ये हम माइनस कर रहे हैं इस साल का, तो नेक्स्ट ईयर ये ऐड हो जाएगा, और जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग WIP था वो इस ईयर में ऐड हो जाएगा ओपनिंग। एक बार फिर से मैं बताता हूँ, जो माल हमारा बनना शुरू हुआ लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ, वो इस साल सेल नहीं होगा, तो इस साल की कॉस्ट ऑफ सेल में नहीं आना चाहिए, तो उसे हमने लेस कर दिया। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को हमने लेस कर दिया, और नेक्स्ट ईयर ये ऐड हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर ये सेल आउट होगा। सेम इसी तरीके से लास्ट ईयर का क्लोजिंग WIP लास्ट ईयर की कॉस्ट शीट से लेस हो गया होगा, तो इस ईयर वो ओपनिंग बन जाएगा और उसे ऐड बैक कर देंगे। तो हम प्लस कर देंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, लेस कर देंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, और सेल ऑफ स्क्रैप को लेस कर देंगे। सेल ऑफ स्क्रैप क्या होता है, जब हम कुछ भी प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन करते हुए अगर कुछ भी कबाड़ बच जाता है उसे हम सेल आउट कर देते हैं, वो हमारी कॉस्ट को रिड्यूस कर देता है। तो इन केस फॉर एग्जांपल जैसे आप फर्नीचर बना रहे हैं, तो देखा होगा आपने, कभी घर पे काम हुआ हो तो जो कारपेंटर लकड़ी को छीलता है प्लेन करने के लिए, उस पर कुछ लकड़ी के छल्ले पतले पतले से बरूदा बन जाता है, छल्ले बन जाते हैं, तो वो क्या होता है, स्क्रैप होता है। जैसे सेम लाइक टेलर है, वो कुछ भी कपड़े सिलता है तो कुछ कपड़े को, क्लोथ को वो कटिंग करता है, तो वो जो कटिंग पीस बच जाते हैं वो सॉफ्ट टॉयज के अंदर डालने के लिए काम आ जाते हैं। तो अगर उसका बहुत नॉमिनल सेलिंग प्राइस होता है, लेकिन जो भी सेलिंग प्राइस है वो हमारा सेल ऑफ स्क्रैप में कॉस्ट को रिड्यूस कर देगा। तो उसके बाद हमारी वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। इसमें हम अगर हमारे कोई भी ऑफिस ओवरहेड प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो वो ऐड हो जाएंगे, ऑफिस ऑन कॉस्ट या ऑफिस ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन, और हमारी क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या ऑफिस कॉस्ट। इसमें प्लस हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, उसे ओपनिंग स्टॉक की यूनिट से डिवाइड कर देंगे। लेस हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, उसे हम क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट से डिवाइड कर देंगे, और हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद ऑफिस ओवरहेड आएंगे। देखिए ऑफिस ओवरहेड अभी हमने पहले भी देखे थे, वो जो ऑफिस ओवरहेड देखे थे वो प्रोडक्शन से रिलेटेड थे। जैसे फैक्ट्री में हमारा स्टाफ होगा, फैक्ट्री के स्टाफ की सैलरी होगी, फैक्ट्री के कोई भी एक्सपेंसेस होंगे ऑफिस से रिलेटेड। लेकिन अगर सिंपल ऑफिस ओवरहेड है तो अगर हम उसे चाहें तो अगर वो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है तो वो सेलिंग ओवरहेड के साथ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद में आएंगे। ऑफिस ओवरहेड आ जाएंगे, इसे सेल्स यूनिट से डिवाइड किया जाएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आ जाएंगे, उसे भी सेल्स की यूनिट से डिवाइड किया जाएगा। कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल को भी सेल की यूनिट से डिवाइड करेंगे। प्रॉफिट गिवन है अगेन, जैसे हमने पहले करा था, अगर ये गिवन है तो ये सेल आ जाएगी टोटल, अगर ये गिवन है तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हमारा बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। अगर हमें क्वेश्चन में सेल्स गिवन है तो ये हमने एक फॉर्मेट देखा, इस फॉर्मेट के अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन था। तो अब ध्यान से हम देखते हैं सेकंड स्पेसिमेन ऑफ कॉस्ट शीट, जिसे हमने मीडियम नाम दिया है। इसका मतलब इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो शॉर्ट वाली बैलेंस शीट कॉस्ट शीट में नहीं थी लेकिन यहाँ पर आ गई, और जो मेजर डिफरेंस है वो ओपनिंग क्लोजिंग रॉ मटेरियल WIP और फिनिश गुड्स का डिफरेंस है, और उसके साथ साथ किस चीज़ का है, सेल ऑफ स्क्रैप का। तो ये कुछ चीज़ें नहीं आ गई। आप अब वीडियो को पॉज करके इस कॉस्ट शीट के फॉर्मेट को अपने रजिस्टर में, कॉपी में नोट कर लीजिए, उसे अच्छे से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, और उसे याद करने के बाद में फिर वीडियो को रीस्टार्ट करिए। और अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 जो इस सारे फॉर्मेट को यूज़ करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पर आ जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 21 हम कर रहे हैं प्रोवाइडेड आपको ये फॉर्मेट अच्छे से याद हो गया है। ठीक है,
देखिए यहाँ पर हमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है, वो हमने लिख लिया 1,30,000। परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है, वो लिख लिया हमने 3,50,000। हमें वेजेस गिवन है 2,30,000, वो लिख लिया हमने। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है, वो लिख लिया। हमारे पास क्या आ गया, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 4,50,000, डायरेक्ट वेजेस ऐड कर दिया हमने, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस इस क्वेश्चन में है नहीं, तो हमारे पास प्राइम कॉस्ट आ गया 6,85,000। उसके बाद हमने फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड कर दिया 92,000। तो फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करके क्या आएगा, फैक्ट्री कॉस्ट। मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, तो हाँ इतना है कि आपको शायद समझ में आ जाए और धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगी, आदत हो जाएगी। मेडिकल स्टोर पर तो वो डॉक्टर की हैंडराइटिंग समझ जाते हैं, तो आप ये समझ ही जाएंगे। इतनी बुरी भी नहीं है, हाँ इतनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं है। तो 6,85,000 प्लस 92,000 हमारा आ गया 7,77,000। फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। अब फैक्ट्री कॉस्ट के बाद हमने क्या ऐड करना, फैक्ट्री ओवरहेड, यहाँ पर WIP है, फैक्ट्री कॉस्ट नहीं, इसे हम ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट भी बोल सकते हैं, या फिर हम इसमें अभी ऐसा ही लिखें और इसमें हम प्लस कर दें ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। क्या गिवन है ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस? यस, 12,000 प्लस हो जाएगा। और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस गिवन है 15,000, माइनस हो जाएगा, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। आप ये क्वेश्चन साथ साथ कर सकते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, और जहाँ पर भी स्पीड मेरी ज़्यादा होगी आपसे तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिएगा। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP माइनस कर देंगे। क्या सेल ऑफ स्क्रैप गिवन है? तो नहीं है गिवन। तो अब हमारी फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। जो पहले हम निकाल रहे थे 7,77,000, उसे ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट भी बोला जा सकता था और इसे नेट फैक्ट्री कॉस्ट बोला जा सकता है। तो 7,77,000 में से मैं प्लस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक कर दिया, तो ये 7,74,000 हो गया। अब फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड गिवन है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं बता रखा कि ये रिलेटेड टू प्रोडक्शन है। तो कुछ ऑथर ऐसा समझते हैं, कुछ टीचर ऐसा समझते हैं कि इसे हमेशा ही हमें फैक्ट्री कॉस्ट के में ही ऐड करना चाहिए, चाहे इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में रिलेटेड टू प्रोडक्शन लिखा है या नहीं लिखा। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मे बी पॉसिबल आप किसी बुक को रेफ़र करें और उस बुक के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को ऐड कर रखा हो फैक्ट्री कॉस्ट में, और मैं ऐड नहीं करवा रहा हूँ, तो आप कहें सर पता नहीं क्या करा रहे हैं, यहाँ पर कुछ और रखा है, यहाँ पर कुछ और रखा है। तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाए इसलिए मैं बता रहा हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, लेबर पर बेस्ड है, लग रहा है कि वो फैक्ट्री पर किसी चीज़ पर बेस्ड है, फैक्ट्री से रिलेटेड है, तो उसे हम फैक्ट्री कॉस्ट में फिर ऐड करेंगे। और अगर हमें नहीं दे रखा है तो उसे अभी हम स्किप कर देंगे। जैसे इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के बारे में कुछ भी नहीं दिया, तो ICI का स्टडी मटेरियल कहता है कि आप इसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट मत लीजिए, क्योंकि इसमें प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, ये ऑफिस ओवरहेड होगा, तो इसे अभी बाद में लेंगे। तो इन केस ऐसा है तो अब हम फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में सीधा क्या करेंगे, इसे स्किप कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ, बताओ जल्दी से, फिनिश्ड गुड्स। मैंने कहा था आपको फॉर्मेट अच्छे से याद होना चाहिए। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स कौन सा होगा, 1 जून वाला या 30 जून वाला? 1 जून वाला, 60,000, तो प्लस 60,000 हो जाएगा, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 30 जून वाला है 55,000, तो ये 7,79,000 हो जाएगा। माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, तो इसे हम बोल देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि हमारे पास हमने जो माल बनाया वो 7,74,000 का माल बनाया, गुड्स प्रोड्यूस करा, और वो सारा का सारा बिका नहीं है, तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दिया फिनिश गुड्स का और ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड कर दिया, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। अब हम ऐड करेंगे इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 30,000, माइनस करेंगे, प्लस करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, वो है 20,000, तो टोटल आ जाएगा हमारा
तो 7,79,000 प्लस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 30,000 प्लस सेलिंग ओवरहेड 20,000, तो ये हमारे पास आ गया टोटल 8,29,000। तो हमसे पूछा था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो यहाँ पर हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है मैन्युफैक्चर्ड है फैक्ट्री कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ दोनों सेम है, क्योंकि यहाँ पर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन नहीं है। तो ये हमारे पास एक सिंपल सी कॉस्ट शीट थी। इस सिंपल सी कॉस्ट शीट के अंदर हम लोगों को ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, WIP का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक, फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दिया था। ये बिल्कुल बेसिक थी, सिंपल सी कॉस्ट शीट थी। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इन केस कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे से बाद में पूछ लीजिएगा। अब हम थोड़ा सा और डिटेल्ड में फॉर्मेट देख लेते हैं, सो दैट किसी भी टाइप का हम क्वेश्चन कर पाएँ। यह है डिटेल्ड फॉर्मेट, स्पेसिमेन ऑफ कॉस्ट शीट डिटेल्ड। इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें, एक एक चीज़ों को कोशिश करेंगे। देखें यहाँ तक हम कर चुके हैं। मटेरियल कंज्यूम सेम है पहले की तरह, डायरेक्ट प्राइम कॉस्ट भी सेम है। यहाँ पर हमने वर्क ओवरहेड और फैक्ट्री ओवरहेड को थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया है। वर्क या फैक्ट्री ओवरहेड को मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन ओवरहेड भी बोलते हैं। इनडायरेक्ट वेजेस आ जाएगा। पहले हमने ये डिटेल में इसमें बताया नहीं था इसके अंदर क्या क्या आता है, लेकिन अब हम वो भी बता रहे हैं। इसमें इनडायरेक्ट वेजेस, मशीनरी का डेप्रीशिएशन, फैक्ट्री बिल्डिंग का डेप्रीशिएशन, रिपेयर मेंटेनेंस, फ्यूल पावर आ जाएगा। ये हम बात कर चुके हैं। ओपनिंग WIP, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP को प्लस माइनस करना, सेल ऑफ स्क्रैप। तो यहाँ वर्क कॉस्ट आ जाएगी। वर्क कॉस्ट तक हम लोगों ने पहले ही कर लिया है। ऑफिस ऑन कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो ही आएगा। ऑफिस की सारे एक्सपेंसेस, जनरल ऑफिस का रेंट, ऑफिस का डेप्रीशिएशन, ऑफिस की सैलरी। एक नई चीज है यहाँ पर, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। इन केस कोई क्वालिटी, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए हमने कोई एक्सपेंस किया है तो वो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बनेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट गिवन है तो वो हमारी प्रोडक्शन का पार्ट बनेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का। और पैकिंग मटेरियल प्राइमरी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमरी? प्राइमरी मीन्स जिसके बगैर हम लोग अपने सामान को, फिनिश गुड्स को सेल आउट नहीं कर सकते, विच इज नेसेसरी। जैसे फॉर एग्जांपल मैच बॉक्स है, माचिस होती है, तो वो एक माचिस की जो तीली होती है वो एक डिब्बी में रखी जाती है। तो वो जो डिब्बी है, मैच बॉक्स है, वो हमारा प्राइमरी पैकिंग मटेरियल है, उसके बगैर हम नहीं बेच सकते हैं। सीमेंट है, सीमेंट एक बैग में आता है, वो बैग हमारा प्राइमरी है, उसके बगैर नहीं बेच सकते हैं। अब आपके मन में आएगा कि प्राइमरी क्या नहीं होता है, वो हमारे पास एग्जाम्पल होना चाहिए। तो जैसे शर्ट है, जो शर्ट मैंने पहन रखी है ये मार्केट से खरीदी है, तो कभी कभी कुछ शर्ट्स ऐसी होती हैं जो बॉक्स में पैक होकर आती हैं, और कभी कभी शर्ट ऐसी होती है जो बॉक्स में पैक नहीं होती है। तो जो बॉक्स है वो प्राइमरी पैकिंग मटेरियल नहीं है, क्योंकि वो उसके बगैर भी सेल आउट हो सकता है। वो तो आप शोशेबाजी के लिए उसकी कॉस्ट बढ़ा सकते हैं, तो वो हमारे सेलिंग एक्सपेंस में आ जाएगा। प्राइमरी है, कोल्ड ड्रिंक आप ले रहे हैं तो या तो ग्लास में आएगी या बोतल में आएगी, तो वो प्राइमरी हो जाएगा, वो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बन जाएगा। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा, आउटपुट से डिवाइड करके पर यूनिट की कॉस्ट निकाल लेंगे, प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आ जाएगा। ये हमने क्वेश्चन में अभी जो हमने क्वेश्चन किया था, अगर आप ध्यान से देखिए, चाहे पॉज करके आप चेक कर सकते हैं, उसके अंदर हमने फैक्ट्री कॉस्ट में इसे सीधा ऐड कर दिया था, प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्योंकि वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन गिवन नहीं था, तो वो सीधा उसमें ऐड हो गया था। इसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, फिर ऑफिस ओवरहेड, ये सब हम कर चुके हैं। तो ये हमने डिटेल में देखा, काफ़ी डिटेल में देख लिया हम लोगों ने कॉस्ट शीट के फॉर्मेट को। अब हम क्या करेंगे, एक एक छोटी छोटी चीज़ जो आया है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है, फैक्ट्री ओवरहेड है, एक एक चीज़ को हम बहुत अच्छे से डिटेल में देखेंगे।
और न्यूमेरिकल पोर्शन के थ्रू देखेंगे, न्यूमेरिकल के थ्रू देखेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लास्ट मोमेंट पे रह गया था थोड़ा सा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब है कि हमने एक देखा था जो एक्सपेंस ऐसे हैं जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आते हैं लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं आते, जैसे फाइनेंशियल नेचर एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल नेचर इनकम, एबनॉर्मल लॉसेस, एबनॉर्मल गेन। लेकिन कुछ ऐसे एक्सपेंस भी हैं जो कॉस्ट में आते हैं लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं आते। फॉर एग्जांपल अपनी ही बिल्डिंग का रेंट, सपोज मेरी बिल्डिंग है, मैं उस बिल्डिंग में काम करता हूँ, वो रेंट मुझे किसी को नहीं देना पड़ रहा है, लेकिन उस फील्ड में, जिस फील्ड में मैं हूँ, जिस इंडस्ट्री को मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ पर सब लोग रेंट देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे रेंट नहीं देना पड़ रहा है लेकिन और सब लोग रेंट दे रहे हैं, तो क्या होगा, ये रेंट मैं अपनी कॉस्ट में ऐड करूँगा, क्यों, और अपने कस्टमर से रिकवर भी कर सकता हूँ क्योंकि ये मेरी नॉर्मल कॉस्ट हो जाएगी। सब लोग दे रहे हैं, सब लोगों का एक्सपेंस हो रहा है, तो वो नॉर्मल कॉस्ट है, मैं ले सकता हूँ। इसे हम इम्प्लाइड कॉस्ट भी बोलते हैं, नोशनल कॉस्ट भी बोलते हैं। तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ओनर की सैलरी और ओनर की फैक्ट्री का रेंट, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कई बार हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं लिखते लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में लिख लेते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम इंटरेस्ट ऑन प्रोप्राइटर्स कैपिटल को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एक एक कुछ छोटी छोटी बातों, मुद्दों पर बात करेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बच्चों, हम ये चाहते हैं कि आपके एक बार आपको थोड़ा सा लगेगा यार ये जरा सी चीज़ को इतनी ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की क्या ज़रूरत है, लेकिन एक बार अगर आपने इसे अच्छे से डिटेल में समझ लिया तो पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको कोई टेंशन नहीं आएगी। कॉस्ट अकाउंटिंग मेरे ख्याल से सभी सब्जेक्ट में सबसे इजी सब्जेक्ट है और इसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं आप। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा सिंपल है, आराम से समझ में आ जाएगा। बिल्कुल इस सब्जेक्ट में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन देने की चीज़ें लेने की नहीं है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, दीजिएगा बस। जैसे आप सबको देते हैं ना, अपने फ्रेंड्स को, बेस्ट फ्रेंड को टेंशन देते हैं, ऐसे ही देने की चीज़ें। चलिए अब हम मटेरियल की बात करते हैं। हमने शायद फिर पिछले चैप्टर में, थ्योरेटिकल बेस वाले चैप्टर में भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट मटेरियल के बारे में पढ़ा था, तो एक बार फिर से उसे देख लेते हैं। मटेरियल दो टाइप का है, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। जल्दी से बच्चों, जल्दी 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 देखते हैं क्या मटेरियल डायरेक्ट है क्या इनडायरेक्ट है। आइसक्रीम बनाने, अच्छा क्या बताया था मैंने, याद करो। डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? डायरेक्ट मटेरियल या रॉ मटेरियल वो होता है जो फिनिश्ड गुड्स का पार्ट बनता है, जो फिनिश्ड गुड्स के अंदर होता है वो क्या होता है? डायरेक्ट मटेरियल। और जो फिनिश्ड गुड्स के अंदर नहीं होता है वो क्या होता है? इनडायरेक्ट मटेरियल। एग्जाम्पल, मैं एग्जांपल दूंगा आपको बहुत ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा शादी का, मैरिजेस पार्टी का, क्योंकि वहाँ पर आप जाते हैं, घूमते फिरते हैं, देखते हैं बहुत कुछ, खाते पीते हैं। तो खाने पीने से याद आया, एक कुल्फ़ी होती है जो ज़्यादातर आजकल हम शादियों में देखने को ज़्यादा मिलती है। तो कुल्फ़ी कहाँ होती है? एक बॉक्स होता है, बॉक्स के अंदर आइस है बहुत सारी, आइस के अंदर कुछ चीज़ें हैं कुल्फ़ी के लिए, उसका बेस है कुछ, और उसके अंदर स्टिक है, स्टिक निकालते और आपको देते हैं। तो जो आइस है, जो बर्फ़ रखी हुई है कुल्फ़ी, दूध को जमाने के लिए और कुल्फ़ी बनाने के लिए, वो कुल्फ़ी के अंदर आई क्या? नहीं, क्योंकि वो कुल्फ़ी के अंदर नहीं आई तो डायरेक्ट मटेरियल नहीं है। और जो स्टिक है वो कुल्फ़ी के अंदर आ गई तो वो डायरेक्ट मटेरियल, दूध आ गया, अगर बादाम डाले हैं, ड्राई फ्रूट डाला है, वो भी आ गया, तो वो सब क्या है? वो सब डायरेक्ट मटेरियल है। लेकिन जो आइस है, जो यूज़ नहीं हुई, वो क्या है? इनडायरेक्ट मटेरियल। ऐसी, अब जल्दी से बताओ, मिल्क, क्या आइसक्रीम के अंदर मिल्क होगा? यस होगा, तो क्या होगा? ये डायरेक्ट मटेरियल। वायर, क्या मोटर के अंदर जो मशीन होती है, मोटर होती है, उसके अंदर वायर होती है? होती है, हाँ जी, तो क्या है ये? डायरेक्ट मटेरियल। बोतल, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, बोतल है, क्या है? प्राइमरी पैकिंग मटेरियल, बताया था आपको, क्या है? डायरेक्ट मटेरियल। बैग, शुगर बैग, जैसे सीमेंट का एग्जांपल दिया था, क्या है? डायरेक्ट मटेरियल। इंगोट यूज बाय फाउंड्री मेकिंग कास्टिंग, अब ये क्या है? ये क्या है? देखिए क्या होता है, जैसे आपने बर्फ की सिल्ली देखी होंगी बड़ी बड़ी,
ऐसे हमारे लोहे की भी होती हैं जो हमें आगे उसे गलाकर अलग अलग चीज़ों में, साँचों में उसे कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो भी हमारा डायरेक्ट मटेरियल हो जाता है। कार के अंदर सीट होती है, बिल्कुल होती है, डायरेक्ट मटेरियल। शुगर केन से क्या बनता है? शुगर, डायरेक्ट मटेरियल। रेडियो में स्पीकर होता है, डायरेक्ट मटेरियल। बुक के अंदर पेपर होता है, डायरेक्ट मटेरियल। मशीन के अंदर ऑयल डाला, सपोज हम प्रिंटिंग कर रहे हैं बुक की, और बुक की प्रिंटिंग जिस मशीन में कर रहे हैं उस मशीन में ऑयल डाला, क्या वो ऑयल बुक के अंदर आया? नहीं। क्या रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स के अंदर आना जरूरी है? हाँ। क्या ये आया? नहीं। तो ये क्या है? इनडायरेक्ट मटेरियल। ये क्या है? इनडायरेक्ट मटेरियल। बाकी सब क्या है? डायरेक्ट मटेरियल। ये क्या है? इनडायरेक्ट मटेरियल। इकलौता जे इनडायरेक्ट मटेरियल है, बाकी सब डायरेक्ट मटेरियल थे इस एग्जांपल में। हमने क्वेश्चन में पढ़ा था डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, कैसे पढ़ा था? जल्दी 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 बोलो। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल प्लस एक्सपेंसेस ऑन परचेजेस, मतलब कैरेज इनवर्ड, माइनस परचेजेस रिटर्न और माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। और अगर स्क्रैप वैल्यू दे रखी है हमें रॉ मटेरियल से रिलेटेड, हमने क्या पढ़ा था? स्क्रैप वैल्यू कहाँ माइनस करेंगे? फैक्ट्री कॉस्ट निकालते हुए। लेकिन अगर हमें बता रखा है रॉ मटेरियल की स्क्रैप वैल्यू, तो यहीं लेस कर सकते हैं आप। या क्या है? उसके लिए मैं आपको कुछ याद दिलाता हूँ। जल्दी बताओ, जल्दी शॉर्टकट में। प्राइम कॉस्ट में क्या क्या आता था? डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस इक्वल टू प्राइम कॉस्ट। अब बच्चों वाला काम करें। डायरेक्ट मटेरियल निकालना है तो प्राइम कॉस्ट, ये लेबर इधर माइनस हो जाएगा, डायरेक्ट लेबर, एक्सपेंस माइनस हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो बन गया ये नया फॉर्मूला। ठीक है। और मटेरियल कंज्यूम कैसे? हमें बता रखा है कितने यूनिट बनाई और एक यूनिट में 2 रुपये 3 रुपये का जो भी खर्चा आता है बता रखा है, तो इनटू डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, तो भी आ जाएगा। करें क्वेश्चन, करें इसका, जल्दी से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों यहाँ पर पेज नंबर और रजिस्टर नंबर क्यों डाल रखा है? आप एक नया रजिस्टर बनाइए कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए, और रजिस्टर 2-3 भर जाएंगे। तो आप क्या करेंगे? रजिस्टर नंबर 1, रजिस्टर नंबर 2, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 वो यहाँ पर अपने असाइनमेंट पर लिख देंगे, ताकि आपको फटाफट। इस असाइनमेंट में हर चैप्टर के बाद में पूरे सोल्यूशन दिए हैं, एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन दिया हुआ है, लेकिन स्टिल आप अपनी कॉपी में रजिस्टर में लिखेंगे उसे, क्योंकि जो हमारी हैंड राइटिंग होती है ना, वो हमारे यहाँ सेव हो जाती है परमानेंट। तो आप जब भी वीडियो खोलें और पढ़ें तो आप क्या करें? अपना रजिस्टर लेकर बैठें और उस पर पेज नंबर होगा। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, जगह छोड़ देते हैं कि मैंने ये क्वेश्चन नंबर 5, 6 अभी नहीं किया, उसके लिए जगह छोड़ दी। ऐसा मत करिए। जगह छोड़ने की बजाय वहाँ पर पेज नंबर डाल दीजिए, कोई जगह छोड़ने की जरूरत नहीं है। बीच में रफ काम भी करना है, कर सकते हैं। कॉपी चेक कराने के लिए कहीं नहीं जाना है। तो हमें क्या करना है? एक रजिस्टर अलग से बनाना है, और जब भी आप मेरा वीडियो देखेंगे तो हमेशा रजिस्टर लेकर बैठना है और साथ साथ काम करना है। अगर अभी नहीं है, वीडियो पॉज करिए, रजिस्टर लेकर आइए और फिर स्टार्ट कर दीजिए। और मेरे साथ साथ क्वेश्चन जो मैं कहूँगा मेरे साथ करो, और वो मेरे साथ करना, और जो कहूँगा देख लो तो वो देख लेना। और जब देख लो चैप्टर खत्म हो जाएगा, या आज की 1-2 घंटे के बाद में आप उसे दोबारा से कर सकते हैं। ये अभी करिएगा नहीं, ये साथ साथ देखिएगा बस। इसमें लिखा है कैलकुलेट करिए कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। केस नंबर 1 में ओपनिंग स्टॉक दिया है, इसमें क्या प्लस हो जाएगा? परचेजेस प्लस हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो जाएगा, कैरेज परचेजेस माइनस प्लस हो जाएगा, और सेल ऑफ नॉर्मल लॉस ऑफ नॉर्मल स्क्रैप माइनस हो जाएगा। तो क्या निकल कर आ जाएगा? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। और ये कर लीजिएगा, आप चाहो तो अभी कर लो पॉज करके। और सॉल्यूशन एंड में दिए हैं, जब पूरा क्वेश्चन कर लेंगे तो सॉल्यूशन से चेक कर लेना। ठीक है। केस नंबर बी पर आ जाते हैं हम लोग। केस नंबर बी क्या कह रहा है हमें? केस नंबर बी कह रहा है प्राइम कॉस्ट 4,77,000 है। मैंने अभी क्या बताया था आपको? डायरेक्ट मटेरियल कैसे आ सकता है? प्राइम कॉस्ट माइनस डायरेक्ट लेबर माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये प्राइम कॉस्ट में से क्या माइनस करोगे? डायरेक्ट लेबर, और क्या लेस करोगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आंसर आ गया। ये तो लड्डू है, खाने हैं बस।
केस नंबर सी, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल टू 50% ऑफ लेबर। लो इससे आसान क्या होगा, डायरेक्ट लेबर 1,60,000 प्लस इसका सॉरी डायरेक्ट लेबर 1,60,000 है और इसका 250% है डायरेक्ट मटेरियल। आ गया आंसर, ये भी हो गया। डी पार्ट, डायरेक्ट मटेरियल वन अलग है, मटेरियल 2 अलग है। मटेरियल 1 है 2 रुपीज पर यूनिट और 5 यूनिट लगती है हर एक फिनिश गुड्स में। कितने लगती है, 5 यूनिट। और कितना माल बनाया आपने, 6900। लो जी, ये मटेरियल 1 की कॉस्ट आ गई। मटेरियल 2 1 रुपया पर यूनिट, ये भी 5 यूनिट लगता है और ये 6900। लो जी, ये आ गई, दोनों को ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 69,000 और ये आ जाएगा 34,500। ठीक है, ये सी में कितना आया, 4 लाख। बी में कितना आया, 1,80,000। लो चेक भी कर लो, आपने करा है तो। और 1,80,000 ही ए में आया। तो ये कितना आसान सिंपल था कॉन्सेप्ट। अब हम लेबर की बात करते हैं। बच्चों लेबर भी क्या होती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट लेबर किसे कहते हैं, डायरेक्ट लेबर का मतलब जो वर्कर हमारे रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए सीधा सीधा उस पर काम कर रहा है, उसे क्या बोलते हैं, डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट वेजेस। और जो वर्कर सीधा काम नहीं कर रहा उसे क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर या इनडायरेक्ट वेजेस। जो सीधा सीधा काम नहीं कर रहा। सर एग्जांपल दो। लो जी एग्जांपल ले लो। आप फैक्ट्री के बाहर एक गार्ड बैठा है, जब आप फैक्ट्री में जाते हैं तो आपसे पूछता है कौन है, क्या काम है, और अगर आपको जानता है सैल्यूट मारता है। उसकी जो सैलरी है वो क्या है, इनडायरेक्ट वेजेस, क्योंकि वो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए काम नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में बताएं क्या है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लेबर। जल्दी 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 जल्दी। मशीनरी पर आदमी काम कर रहा है, क्या है, डायरेक्ट लेबर। ओवर टाइम दे रहे हैं, ओवर टाइम प्रीमियम क्या होता है, समझने की बात है। ओवर टाइम प्रीमियम, ओवर टाइम का क्या मतलब होता है, एक्स्ट्रा काम करना। प्रीमियम, देखो जब आप नॉर्मल वर्किंग आवर्स से ज़्यादा काम कराएंगे ना किसी वर्कर से, तो उसको जो उसकी नॉर्मल वेजेस है उससे अलावा, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी। सपोज आप अपने वर्कर को 100 रुपया घंटा देते हैं, ₹100 पर आवर। लेकिन अगर आप उसको नॉर्मल टाइमिंग से एक्स्ट्रा कराएंगे तो 100 रुपीज़ पर आवर में काम नहीं करेगा, वो 150, 200 में काम करेगा। सपोज 150 में काम कर रहा है, तो जो 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो क्या है, ओवर टाइम प्रीमियम, एक्स्ट्रा पेमेंट। अब इस एक्स्ट्रा पेमेंट का क्या करेंगे, अगर ये किसी स्पेसिफिक जॉब से रिलेटेड है, हमें पता है कि भैया ये इसके लिए काम कर रहा है, इस जॉब के लिए काम कर रहा है, और उसी जॉब का पैसा हम रिकवर भी कर सकते हैं, तो ये डायरेक्ट लेबर हो जाएगा। कैसे रिकवर कर सकते हैं, एक आदमी है, एक तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जैसे हमारे पोपटलाल है, शादी नहीं हो रही है। अब शादी नहीं हो रही, बहुत परेशान है, बड़ी मुश्किल से रिश्ता तय हुआ आज और कल शादी है। तो आज वो सुबह सुबह पहुंच गए टेलर के पास, मेरे लिए शेरवानी बनाओ जी। उसने कहा 10 दिन लगेंगे। उसने कहा भैया कल शादी है, बड़ी मुश्किल से तय हुई है, मुझे कल चाहिए। उसने कहा रात भर आदमी को बिठाना पड़ेगा। उसने कहा बिठाओ। उसने कहा ओवर टाइम प्रीमियम देना पड़ेगा। उसने कहा दे देंगे जी। तो अब वो कस्टमर ओवर टाइम प्रीमियम देने को तैयार है, तो वो ऐड हो जाएगा। लेकिन आपने देखा होगा दिवाली होती है, दिवाली पर मिठाई बहुत ज़्यादा बनती है, तो हलवाई लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा काम कराते हैं अपने वर्कर से। तो वर्कर एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक जॉब पर नहीं, सारे काम वो एक्स्ट्रा कर रहे हैं, एक्स्ट्रा टाइमिंग में बहुत सारे काम कर रहे हैं, तो वो एक जनरल एक्सपेंस हो जाता है, तो डायरेक्ट की बजाय इनडायरेक्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक जॉब पर है और हमारा कस्टमर उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा भी देगा, लेकिन हलवाई जब दिवाली पर एक्स्ट्रा काम कराएगा तो कोई मिठाई के एक्स्ट्रा पैसे नहीं देगा,
तो अगर हम एक्स्ट्रा पैसा कस्टमर से ले सकते हैं स्पेसिफिक जॉब से तो ये डायरेक्ट लेबर है, नहीं तो ओवर टाइम प्रीमियम इनडायरेक्ट लेबर है। वेजेस पेड टू मेंटेनेंस वर्कर, मेंटेनेंस क्या कर रहा है, ठीक ठाक कर रहा है, मशीन कोई खराब हो रही है तो वो सीधा रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं कर रहा है, इनडायरेक्ट लेबर। मैनेजर साहब क्या रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, बिल्कुल भी नहीं, इनडायरेक्ट लेबर। सेलमैन क्या करता है, इनडायरेक्ट लेबर। क्या है, सेलमैन रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है, नहीं। वॉचमैन, नहीं, इनडायरेक्ट लेबर। ठीक है बच्चों, तो आपको ये भी पता चल गया। वही जैसे हमने डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट निकाली थी, ऐसी डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल उसी स्टाइल का है। यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 4 में केस नंबर ए में लिखा हुआ है मटेरियल है 45,000 और इसका ये क्या लिखा है 33.33% है। इसका मतलब ये 33.33% है, जिससे हम 1/3 भी बोल सकते हैं। 1/3 करने से आपकी कैलकुलेशन इजीली आ जाएगी, जल्दी से हो जाएगा। 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो 45,000 को 3 से डिवाइड कर दो, क्या आ गया 15,000। केस नंबर बी, प्राइम कॉस्ट दिया है, इसमें से मटेरियल लेस कर दो, डायरेक्ट एक्सपेंस लेस कर दो, क्या आ गया डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। पॉइंट नंबर सी, डिपार्टमेंट 1 में 5 रुपये घंटा है और 1 यूनिट में 2 घंटा लगता है। 6,900 यूनिट बना रहे हो, 1 यूनिट में 2 घंटा लगता है और 5 रुपये घंटा है। लो जी, 6900 इंटू 2 इंटू 5, तो 6900 इंटू 2 इंटू 5, ये हो गया 69,000। डिपार्टमेंट सेकेंड में क्या है 6900 इंटू 6 आवर्स इंटू ₹2, तो 6900 इंटू 82,800। और डिपार्टमेंट 3, इसमें 6900 इंटू 2 आवर्स इंटू 1.5, 6900 इंटू 2 इंटू 1.5, 20,700। और इनको सबको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1,72,500। ये भी आ गया। अब प्राइम कॉस्ट कैसे आएगी, प्राइम कॉस्ट कैसे आती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन सबको ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाता है प्राइम कॉस्ट। ये दिया हुआ, ठीक है। अब बताओ प्राइम कॉस्ट में क्या करते हैं, प्राइम कॉस्ट में प्लस करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड और प्लस करते हैं ओपनिंग वर्किंग प्रोग्रेस, माइनस करते हैं क्लोजिंग वर्किंग प्रोग्रेस, तो क्या आता है फैक्ट्री कॉस्ट। अब इन्होंने क्या कर रखा है, अगर हमें प्राइम कॉस्ट की रिक्वायरमेंट है तो फैक्ट्री कॉस्ट में से ओपनिंग, क्लोजिंग और फैक्ट्री ओवरहेड लेस कर दो तो आ जाएगा। इसलिए ये लिखा है फैक्ट्री कॉस्ट माइनस फैक्ट्री ओवरहेड माइनस ओपनिंग WIP प्लस क्लोजिंग WIP। ये रिवर्स हो जाएगा ना, इक्वल टू के इधर चला जाएगा। प्राइम कॉस्ट निकालना है, क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्या आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। बी पार्ट वर्क कॉस्ट है, वर्क कॉस्ट में से फैक्ट्री ओवरहेड लेस कर दो तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। कितना हो गया 80,000 माइनस 8,000 72,000। ठीक है, ये बात प्राइम कॉस्ट प्लस वर्क ओवरहेड इक्वल टू फैक्ट्री कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट पूछा है, वर्क ओवरहेड है 25% ऑफ प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट है 1 लाख। सॉल्व कर लेंगे, प्राइम कॉस्ट आ जाएगा, तो प्राइम कॉस्ट 1.25 प्राइम कॉस्ट इक्वल टू 1 लाख, प्राइम कॉस्ट इक्वल टू 1 लाख डिवाइड बाय 1.25, आई थिंक 80,000 आ जाएगा। 1 लाख डिवाइड बाय 1.25 80,000। ठीक है, केस नंबर डी, मटेरियल दिया हुआ है 45,000 डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर है इसका 1/3 15,000,
डायरेक्ट ये हो गया 60,000 और लिखा है डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 20% ऑफ मटेरियल प्लस लेबर। तो मटेरियल प्लस लेबर है 60,000, इसका 20% हो गया 12,000, प्राइम कॉस्ट हो गया 72,000। लो जी, ये आंसर ये भी मैच हो गया, ये भी मैच हो गया, ये भी और ये भी। 1,75,000 आ रहा था, 1,75,000 आ रहा होगा इसका आंसर। तो हम लोगों ने प्राइम कॉस्ट निकालना सीख लिया। अब हम बात करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड की। फैक्ट्री ओवरहेड में क्या आएगा? इनडायरेक्ट मटेरियल रिलेटेड टू फैक्ट्री ओवरहेड, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस। ठीक है, तो फैक्ट्री में जो भी एक्सपेंस है वो सब हमारे इनडायरेक्ट होने चाहिए, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर। तो कैसे आएगा? हमें क्वेश्चन में या तो यूनिट दे रखी हो और एक यूनिट पर फैक्ट्री का खर्चा कितना है, प्राइम कॉस्ट प्लस वर्क ओवरहेड, वो भी फैक्ट्री कॉस्ट आ जाती है, ये हमने सीखा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 ए पार्ट, फैक्ट्री ओवरहेड है प्राइम कॉस्ट का 1/9। प्राइम कॉस्ट कितना है बच्चों? 7,72,000। फैक्ट्री ओवरहेड कितना? 1/9 कितना? 8,000। तो प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते हैं तो क्या आता है? फैक्ट्री कॉस्ट 80,000। लो जी, पहला आंसर आ गया। चेक करें क्या पूछा है इन्होंने, कैलकुलेट फैक्ट्री ओवरहेड। लो जी, फैक्ट्री ओवरहेड 8,000, आंसर चेक कर लिए, 8,000 दिया हुआ है। बी, वर्क ओवरहेड है 10% ऑफ वर्क कॉस्ट और प्राइम कॉस्ट गिवन है। जल्दी से बताओ, प्राइम कॉस्ट प्लस वर्क ओवरहेड इक्वल टू वर्क कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट कितना दिया है? 28,80,000। वर्क ओवरहेड कितना है? 10% ऑफ वर्क कॉस्ट। लो जी, तो ये 10/100 इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो 90/100 वर्क कॉस्ट इक्वल टू 28,80,000। तो वर्क कॉस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? 28,80,000। कैलकुलेटर भी साथ में लेके बैठिएगा आप, ठीक है। तो वर्क कॉस्ट हो जाएगी 32 लाख और वर्क कॉस्ट का 10%, इसका 10% 3,20,000। तो इस सिचुएशन में हमारा आ जाएगा 3,20,000। ठीक है। सी में मशीन आ रहे हैं 900 और 1 घंटे का 5 रुपये का खर्चा है, 4,500 रुपीज़ आ गया। लो जी, ये भी आ गया। डी, लेबर है 17,500 विच इज इक्वल टू वर्क ओवरहेड इंटू 175%। सो वर्क ओवरहेड इक्वल टू 17,500 डिवाइड बाय 175% मीन्स 10,000। मैं आपको एक एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, फिर भी डिस्कस कर रहा हूँ सो दैट आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाए। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे और ओपनिंग स्टॉक और WIP ऐड करेंगे, माइनस करेंगे क्लोजिंग WIP, तो क्या आएगा? फैक्ट्री कॉस्ट। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से लेस कर सकते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इफ रिलेटेड टू प्रोडक्शन। आप नोट भी डाल सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड प्रोडक्शन से रिलेटेड है, इसलिए हम इसको यूज कर रहे हैं। फैक्ट्री कॉस्ट निकालना है। प्राइम कॉस्ट 9 लाख प्लस वर्क ओवरहेड 60% ऑफ लेबर, लेबर इज 5 लाख, 5 लाख इंटू 60% 3 लाख। वर्क ओवरहेड हो गया प्लस ओपनिंग वर्किंग प्रोग्रेस 1 लाख माइनस क्लोजिंग वर्किंग प्रोग्रेस 3 लाख। सो ये आ गया 10 लाख।
10 लाख इज फैक्ट्री कॉस्ट, चेक करें 10 लाख, करेक्ट। बी प्राइम कॉस्ट 1 लाख, फैक्ट्री ओवरहेड प्राइम कॉस्ट का 25% मीन्स 25,000, तो वर्क कॉस्ट इज 1,25,000। लड्डू पेड़े खाने के लिए ये तो आप खा लीजिए। सी प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड इज फैक्ट्री कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट इज 2 लाख, फैक्ट्री ओवरहेड इज 20% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, तो यहां से फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। 80/100 फैक्ट्री कॉस्ट इक्वल टू 2 लाख, फैक्ट्री कॉस्ट इक्वल टू 2 लाख इंटू 100/80, 2,50,000, करेक्ट। डी पार्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, देखिए फैक्ट्री कॉस्ट प्लस ऑफिस ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फैक्ट्री कॉस्ट पूछा है हमसे, ऑफिस ओवरहेड 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विच इज एक्स, अगर हम एक्स एज्यूम कर लें, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अच्छा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो हमें 4 लाख गिवन है, तो ये हो गया 4 लाख, तो 4 लाख का 20% हो गया 80,000, वो ये यहाँ पर आकर माइनस हो जाएंगे, तो फैक्ट्री कॉस्ट हो जाएगा 3,20,000। ये नाउ कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इज 2 लाख, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट इज, तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फैक्ट्री कॉस्ट प्लस ऑफिस ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिवन इज 2 लाख, फैक्ट्री कॉस्ट निकालना है, ऑफिस ओवरहेड है 20% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, 1.20 फैक्ट्री कॉस्ट इक्वल टू 2 लाख, फैक्ट्री कॉस्ट इक्वल टू 2 लाख डिवाइड बाय 1.20 इक्वल टू 1,66,667। तो यहां तक हम पहुंच गए। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट किसे कहते हैं, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने की कॉस्ट। मतलब फैक्ट्री कॉस्ट थी ना, उसमें से डायरेक्ट मटेरियल हटा दो। क्या 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 बोला, दोबारा से बताता हूं। चलो फैक्ट्री कॉस्ट में क्या क्या आता है, जल्दी से बोलो, मैं लिख रहा हूं, बोलो। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, क्या आ गया, फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें से ये डायरेक्ट मटेरियल हटा दो, इसे बोलते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन आ गया हमारा। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन इज नथिंग एल्स देन फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें से हम क्या लेस कर देंगे, डायरेक्ट मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कैलकुलेट करने को बोला है कन्वर्जन कॉस्ट। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट लेबर दिया है, इसमें प्लस कर देंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और क्या प्लस कर देंगे, फैक्ट्री ओवरहेड। तो क्या आ जाएगा हमारा कन्वर्जन कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट, फैक्ट्री कॉस्ट दिया है, मटेरियल कॉस्ट दिया है, इसमें से मटेरियल कॉस्ट को लेस कर देते हैं, तो भी हमारा कन्वर्जन कॉस्ट आ जाएगा 10 लाख माइनस 4 लाख 6 लाख। इसके बाद आता है हमारा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में ऑफिस के सभी एक्सपेंसेस आ जाएंगे। जो मेन बात हमें ध्यान रखनी है वो क्या है कि अगर ये ऑफिस ओवरहेड प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बनेंगे, अगर ये प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है तो कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, ऑफिस ओवरहेड दिया 25% ऑफ वर्क कॉस्ट भी दिया है, इसका सीधा 25% आ जाएगा 20,000।
केस नंबर बी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 20% है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया है, सीधा इसका 20% आ जाएगा। सी में 150 रुपीज़ 10 यूनिट की कॉस्ट है, तो 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी हो गई 15, और यूनिट्स हैं 16,000, तो 16,000 इंटू 15 2,40,000 रुपीज़ हमारा कॉस्ट ऑफ ये ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हो जाएगा। नाउ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वर्क कॉस्ट में ऐड करेंगे ऑफिस ओवरहेड, अगर ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। वर्क कॉस्ट दिया है, ऑफिस ओवरहेड दिया है, ऐड कर दीजिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। केस नंबर बी, केस बी, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 1 लाख विच इज 25% ऑफ वर्क कॉस्ट, मीन्स ऑफिस ओवरहेड इज 25% ऑफ वर्क कॉस्ट। ऑफिस ओवरहेड 1 लाख इज 25% ऑफ वर्क कॉस्ट, तो हमारी वर्क कॉस्ट हो जाएगी 4 लाख, और वर्क कॉस्ट में ऐड कर देंगे ऑफिस ओवरहेड 1 लाख, तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी 5 लाख। केस नंबर सी, ऑफिस ओवरहेड 1 लाख बीइंग 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंटू 20% इज 1 लाख, ये लिखा है। ऑफिस ओवरहेड 1 लाख है, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 20% है, इट मीन्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया 1 लाख डिवाइड बाय 20% मीन्स 5 लाख। नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, कितना माल बनाया है, जनरली हम लिखते हैं प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इक्वल टू सेल्स। तो यहां से प्रोडक्शन आ जाएगी, प्रोडक्शन इक्वल टू सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस ओपनिंग फिनिश गुड्स, यही लिखा हुआ है यहां पर। क्वेश्चन नंबर 11, कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, सेल्स 7500 प्लस क्लोजिंग 2400 माइनस ओपनिंग 3000, 6900। सेल्स रुपीस में दिया है 2,40,000 और 1 यूनिट का सेलिंग प्राइस भी दिया हुआ है। तो अगर हम सेल्स रुपीस में जो है 2,40,000 रुपीस की सेल को 1 यूनिट के सेलिंग प्राइस से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगी, कितनी है 2,40,000 डिवाइड बाय 30, 8,000 यूनिट सोल्ड हुई प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो हमारा 10,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ, यहाँ से पता चल जाएगा। सेल्स 15 लाख रुपीस, सेलिंग प्राइस 200 रुपीज पर यूनिट, सेल्स यूनिट्स आ जाएंगी 15 लाख डिवाइड बाय 200, 7,500 प्लस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 20% लेस देन द ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक 3,60,000 एट द रेट 120, तो 3,60,000 डिवाइड बाय 120 इज 3,000, ओपनिंग स्टॉक इज 3,000 and closing stock is 20% less than opening stock, it means 80%, 2,400, so 7,500 plus 2,400 minus 3,000 gains 6,900. Now selling and distribution overheads. After office and administration overhead
फर्स्ट ओवरहेड इज फैक्ट्री ओवरहेड, सेकेंड ओवरहेड इज एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एंड लास्ट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स. इट इज रिलेटेड टू सेल्स यूनिट्स, तो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस, सेलिंग ओवरहेड पर यूनिट. अगर ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर परसेंटेज बेसिस पर दिए हैं तो उस पर ले लेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल पर परसेंटेज बेसिस पर है तो ले लेंगे. और कॉस्ट ऑफ सेल और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का डिफरेंस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होगा इन अब्सेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड. अगर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड नहीं है तो, अगर है तो उसे भी लेस कर देंगे. अब हमें इस इंफॉर्मेशन क्वेश्चन नंबर 12 में हमें बताना है कौन सा एक्सपेंसेस सेलिंग एक्सपेंस है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, और कौन सा एक्सपेंसेस ऐसा है जो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग में आएगा ही नहीं. सेलमैन कमीशन क्या होता है? सेलिंग ओवरहेड. वेयर हाउस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड. वेयर हाउस रिपेयर अगेन डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड. लाइटिंग ऑफ ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड. ऑफिस सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड. डायरेक्टर रेम्युनरेशन एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड. ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ट्रैवलिंग किस लिए करेंगे हम? सेल करने के लिए, सेलिंग ओवरहेड. रेंट रेट एंड इंश्योरेंस ऑफ वेयर हाउस, वेयर हाउस किसके लिए होगा? डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड. रेंट रेट एंड इंश्योरेंस ऑफ ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड. लाइटिंग ऑफ वेयर हाउस अगेन डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड. सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एडमिनिस्ट्रेशन. ट्रेड मैगजीन, ट्रेड मैगजीन में आप ऐड देते हैं सेल के लिए, सेलिंग ओवरहेड. इसको हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड भी ले सकते हैं अगर ये सेल से रिलेटेड नहीं है. कल्चर है कि हमारे इंडस्ट्री में हमें ऐड देना ही है, तो उस सिचुएशन में ये एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा, अदरवाइज ये सेलिंग ओवर हो जाएगा. डोनेशन, डोनेशन किस लिए दे रहे हैं हम लोग? डोनेशन हम लोग दे रहे हैं स्वर्ग में जाने के लिए, यहाँ पर नहीं आएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं आता है. बैंक चार्जेस कुछ लोग कहते नहीं आता है, कुछ लोग इसे ऑफिस एक्सपेंस में ले लेते हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में नोट डालकर कर सकते हैं. डिस्काउंट अलाउड, अगर ये नॉर्मल है तो ये सेलिंग में आ जाएगा, कोई एबनॉर्मल टाइप का है तो एक्सक्लूड कर देंगे. बेड डेट्स अगेन सेलिंग. इनकम टैक्स नहीं आएगा, प्योर फाइनेंशियल नेचर एक्सपेंस. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस करिए, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस कर दीजिए, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा. कॉस्ट ऑफ सेल में से क्या लेस करेंगे? सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, और क्या लेस करेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इफ नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 1 लाख, सेलिंग एक्सपेंसेस हैं 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो 1 लाख का 20% 20,000 आ जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड. सेल्स 10,000 यूनिट्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 250 रुपीज पर 100 यूनिट्स. 250 रुपीज पर 100 यूनिट मीन्स पर यूनिट 2.5, 10,000 यूनिट मीन्स 25,000. C, cost of sale 1 lakh, selling and distribution expenses 25% of cost of goods sold. Cost of goods sold plus selling overhead is equal to cost of sale. Cost of goods sold given नहीं है, X, इसका 25% है selling overhead which is equal to 1 lakh. तो cost of goods sold आ जाएगा हमारा 80,000 और सेलिंग ओवरहेड आ जाएगा 20,000, बीइंग 25% ऑफ 80,000. नाउ कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ऐड कर दीजिए और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड. एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऐड कर दीजिए तो कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा. सेल में से प्रॉफिट लेस करके भी आ सकता है. क्वेश्चन नंबर 14, इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 1,20,000,
सेलिंग एक्सपेंसेस 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सीधा इसका 20% आ जाएगा 24,000। 1,20,000 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। सेलिंग एक्सपेंसेस कॉस्ट ऑफ सेल पर है, सेलिंग ओवरहेड बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ सेल, तो ये है कॉस्ट ऑफ सेल मीन्स एक्स का 20%। तो यहाँ पर अगेन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमें गिवन है, तो 1,20,000 इक्वल टू 0.2 यहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स मीन्स कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो 1,20,000 डिवाइड बाय 0.8 1,50,000। सेल्स दिया हुआ है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस प्रॉफिट इज सेल्स। सेल्स इज 1,20,000 and profit is 20% on sales means 24,000। cost of sale आ जाएगा 96,000। sales again cost of sale plus profit equal to sale। sales is 1,20,000 and profit is 20% of cost of sale। if cost of sale is x then it is 20% of x, so 1.2x equal to 1,20,000। x means cost of sale will be 1 lakh and profit will be 20,000। प्रॉफिट निकालना होगा और सेम जो अभी हमने किया है, सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल लेस कर दीजिए तो प्रॉफिट आ जाएगा, या परसेंटेज बेसिस पर दिया होगा तो हम निकाल पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, कॉस्ट ऑफ सेल इज 1,20,000, इसका 20% प्रॉफिट है, 24,000 का प्रॉफिट आ जाएगा। बी, कॉस्ट ऑफ सेल 1,20,000 है लेकिन प्रॉफिट दिया हुआ 20% ऑफ सेल्स, तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स। कॉस्ट इज 1,20,000, प्रॉफिट इज 20% ऑफ सेल्स, सो 0.80 s equal to 1,20,000, s equal to 1,20,000 divided by 0.8 means 1,50,000 and profit is 30,000। now sales is 120 into 20% is 24,000। sales is 120 and cost plus profit equal to sales। sales is 1,20,000 and profit is 20% of cost, तो प्रॉफिट आ जाएगा, कॉस्ट आ जाएगा। 10,000 यूनिट 20 रुपीज पर यूनिट, 2 लाख। सो इन सब सिचुएशन में बेसिक क्वेश्चंस थे, इन सब क्वेश्चंस में हम लोगों ने कैलकुलेट किया एक एक एलिमेंट, कैसे कैसे मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, कॉस्ट, एक एक एलिमेंट हमने अलग अलग कैलकुलेट करा। ये बेसिक क्वेश्चंस हमारे 15 तक थे। अभी तक हमने बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस किए थे, अब थोड़ा सा हम कोशीट को यूज़ करने के लिए थोड़े से बड़े क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ पर हमें बता रखा है XYZ लिमिटेड है और इसकी बिगिनिंग, एंडिंग, ओपनिंग और क्लोजिंग, रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स गिवन है। एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है। सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है वो है हमारी रिक्वायरमेंट रॉ मटेरियल परचेजेस। रॉ मटेरियल परचेजेस कितना है? रॉ मटेरियल परचेजेस के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, कौन सा? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड वाला, और वो क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है हमें, बिल्कुल, और रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ये भी हमें गिवन है, 1,93,000। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल
90,000। परचेजेस हमें पूछा जा रहा है और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 95,000। तो पहला जो रिक्वायरमेंट था वो तो आ गया परचेजेस का कि हमारी परचेजेस कितनी है। तो परचेजेस निकल कर आ गई हमारी 1,98,000। सेकेंड रिक्वायरमेंट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इंकर्ड। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आती है प्राइम कॉस्ट के फॉर्मूले में। यहाँ पर हमें प्राइम कॉस्ट गिवन नहीं है, यहाँ पर हमें जो गिवन है वो है नेट फैक्ट्री कॉस्ट। नेट फैक्ट्री कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP इज इक्वल टू फैक्ट्री कॉस्ट। यहां से हम पहले प्राइम कॉस्ट निकाल लेंगे, उसके बाद में हमें लेबर कॉस्ट निकालने में हेल्प मिलेगी। प्राइम कॉस्ट के लिए फैक्ट्री ओवरहेड हमें 1,67,000 दिया हुआ है। ओपनिंग WIP 70,000, क्लोजिंग WIP 80,000, फैक्ट्री कॉस्ट 6,54,000। यहां से प्राइम कॉस्ट आ जाएगा 6,54,000 माइनस 1,60,000 माइनस 70,000 प्लस 80,000। So prime cost will be 4,97,000। प्राइम कॉस्ट में क्या क्या आएगा? डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर इक्वल टू प्राइम कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन नहीं है। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड 1,93,000 प्लस डायरेक्ट लेबर इक्वल टू प्राइम कॉस्ट 4,97,000। तो यहाँ से डायरेक्ट लेबर आ जाएगा। सेकेंड आंसर जो हमें रिक्वायरमेंट है 3,04,000।